बिहार के गया ज़िला में एक मदरसा है, मदरसा अनवारुल उलूम। ये मदरसा 1911 में ऑफिशियली कायम हुआ है और इसे कायम करने वाले हैं मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद। मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद उसी शख्स का नाम है जिसने इमारत शरिया की बुनियाद डाली। ये उसी शख्स का नाम है जिसने खिलाफत कमेटी की बुनियाद डाली। ये उसी शख्स का नाम है जिसने जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो मदरसा है अपने में बहुत इम्पोर्टेंस रखता होगा। तो ये मदरसा 1911 में कायम हुआ। तो इसकी इमारत के लिए जिसने डोनेशन दिया, जिसने ज़मीन दी, जिसने पैसा दी, इमारत बनवाई, वो एक औरत है। तो ये जो मदरसा है इसके पीछे जिस शख्स की सोच है वो है मौलाना सज्जाद साहब। मौलाना सज्जाद साहब जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा हैं और उन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की। 1940 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले तक उन्होंने जो कॉलम, नकीब और उससे पहले जो इमारत अखबार निकलता था उसमें जो लिखा है उससे उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं मदरसा अनवारुल उलूम की। तो मदरसा अनवारुल उलूम मौलाना साहब ने एक शख्स की मदद से खोला। उस शख्स का नाम है काजी अहमद हुसैन। काजी अहमद हुसैन बाद के दिनों में राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं 2 टर्म और उसी दौरान उनका इंतकाल हुआ। और उससे पहले जो उनकी सियासी तहरीक की जो शुरुआत होती है वो होती है अनुशीलन समिति से। बंगाली हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जिसमें आमतौर पर माना जाता था कि इससे मुसलमान नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन काजी अहमद हुसैन उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे। चूँकि वो तहरीक हथियारबंद तहरीक थी तो उन्होंने उस दौर में क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई किया। चूँकि अपने वक्त के बहुत बड़े ज़मींदार थे। नवादा में आज की डेट में एक जगह पड़ता है, वहीं के वो रहने वाले थे। और उनका जो रोल है एक बड़ा मज़ेदार रोल है, वो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब को मिलवाने में। 1917 में मौलाना आज़ाद रांची में हैं, रांची में उन्हें नज़रबंद रखा गया है और ये वहाँ मदरसा चला रहे हैं। और 1917 में ही उन्होंने जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद डाली थी, बिहार ब्रांच की। तो काजी अहमद हुसैन एज ए मीडिएटर मौलाना आज़ाद के पास सज्जाद साहब का पैगाम लेकर जाते हैं और इसी के बाद इन लोगों में मीटिंग होती है, जिसके बाद इमारत शरिया की बुनियाद पटना के पत्थर की मस्जिद में होता है और जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और जो मेहमान खुसूसी थे वो मौलाना आज़ाद सुबहानी साहब थे। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये जो लोग मिल रहे हैं तो इनसे क्या एक दूसरे का कनेक्शन है। तो इसमें जो हम पीछे की जानिब अगर जाते हैं, जैसे मैंने आपसे अनुशीलन समिति का जिक्र किया, तो अनुशीलन समिति से जो इंसान इंस्पायर्ड हुए थे उनमें एक शख्स का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी अपनी राइटिंग्स में मिल जाते हैं कि वो उनके अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधि आई है उसमें अनुशीलन समिति का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा वो मिस्र के क्रांतिकारियों का भी जिक्र करते हैं, यंग तुर्क जो ऑर्गेनाइजेशन उसका भी जिक्र करते हैं कि किस तरह से उनके अंदर क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए जोश आया। उन्होंने हिजबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनी। फिर उन्होंने अपनी ही किताब में लिखा है कि उन्होंने ही खाका तैयार किया था कि किस तरह से बंगाल से क्रांतिकारी उठें और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएं। बहरहाल 1909 के आसपास की बात वो कर रहे हैं। और 1909 में एक दो चीज़ और हुआ है इंग्लैंड में, जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारी मिस्र के क्रांतिकारी से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन की खूबी यह है कि उसमें सावरकर जैसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रख रहे हैं और काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना। बाद में उसी से जुड़े हुए लोगों ने गदर तहरीक की शुरुआत की और 1915 में जो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगापुर म्यूटनी होती है और बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो सारे लोग उसी से लिंक्ड हैं। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का ये मतलब ये है कि जो शुरुआती दौर है लोगों का, उसमें अनुशीलन समिति, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो रोल है और जो फिर जो पूरी जमात है जिनका रोल मिस्र के इलाके में है, वो आपस में काफ़ी लिंक्ड हैं। तो अब मौलाना आज़ाद के एक उस्ताद होते हैं रंजूर अजीम आबादी। रंजूर अजीम आबादी के जो वालिद साहब हैं उन्हें अंडमान निकोबार में भेजा गया है 1864 में, अंग्रेज़ों ने भेजा। सादिकुर फैमिली से ये लोग बिलोंग रखते थे और फिर उन्हें पहले तो फांसी की सज़ा हुई, बाद में उनकी सज़ा को माफ़ करके उन्हें वहीं भेजा गया। वो वहीं दफन भी हैं। तो वो मौलाना आज़ाद के उस्ताद हुआ करते थे, अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ाया करते थे। तो उनसे इंस्पायर्ड होने के बाद उन्हीं के जो
रहने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ जाना तहरीक के बारे में। और जब मौलवी अब्दुल रहीम सादिक पुरी साहब अंडमान से इलाके से रिहा होके हिंदुस्तान वापस आते तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, तो उसका जो ये है खुलासा वो मौलाना आज़ाद ने ही लिखा है। तो मौलाना आज़ाद काफ़ी उससे वहाबी तहरीक से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ये मौलाना आज़ाद हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि अनुशीलन समिति से भी मौलाना आज़ाद बहुत इन्फ्लुएंस रहे हैं। तो अनुशीलन समिति जिस इंसान से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं उस इंसान का नाम है बिपिन चंद्र पाल। लेकिन बिपिन चंद्र पाल की जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा तो बिपिन चंद्र पाल अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र करते हैं कि वो अपने स्कूल के ज़माने में जिस ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिन लोगों से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो थे वहाबी तहरीक से जुड़े हुए लोग। उन्होंने अपनी किताब में आमिर खान के ट्रायल का बाज़ाब्ते जिक्र किया है। उन्होंने शेर अली अफरीदी और अब्दुल्ला का जिक्र किया है, जिन्हें 1871 और 72 में वायसराय और बंगाल के चीफ जस्टिस का कत्ल करने के जुर्म में फांसी दी गई है। तो अनुशीलन समिति जिनसे इंस्पायर्ड होती है वो वहाबी तहरीक से इंस्पायर्ड होते हैं। एक इंसान जो वहाबी तहरीक के जुड़े हुए एक बड़े इंसान के किताब का दिबाचा या उसका खुलासा लिख रहा है, वो इंसान अनुशीलन समिति से इंस्पायर्ड हो रहा है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो एक रिसर्च की ज़रूरत है, एक इस तरह की तहरीक की ज़रूरत है ताकि इन सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सके कि ये लोग जो तहरीक चला रहे थे, क्यों सारे लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मौलाना आज़ाद की अपनी ऑटोबायोग्राफी में है कि वो अनुशीलन समिति से इन्फ्लुएंस हैं, और जो अनुशीलन समिति जिस इंसान से इन्फ्लुएंस है उस इंसान का नाम है आमिर खान, जो वहाबी तहरीक से है। तो सारे लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड दिखते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो रिसर्चर को, स्कॉलर को इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बातें लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ उसके पीछे कहानी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इसके ऊपर भी काम करें।